यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा गणित विषय से रिलेटेड जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में अध्याय 1 परिमेय संख्याओं में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय में से जो भी प्रश्न आने हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको इजीली सोल्व करने आ जाएंगे और आप अपने प्रश्न पत्र में इस अध्याय में से पूरे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी के अध्यायों के वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाकी वीडियो भी देख लीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का ऋणात्मक, कोई नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दे रखी है, उसका हमसे ऋणात्मक पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए। 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा? 5 का योज्य प्रतिलोम, तो हम क्या लिखेंगे? किसी का ही ऋणात्मक, यानी इसके आगे हमें माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है। और ऐसे ही अगर हमें किसी माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए, जैसे -3, -3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम किसका पूछा गया है? -3 का। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? माइनस अगर लगा हुआ है तो उस माइनस को वहां से हटा दीजिए। -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होता है, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे कुछ बटे वाली संख्याएं पूछी जाए, माइनस, जैसे मान लो हमसे 1/3 का योज्य प्रतिलोम पूछ लिया। 1/3 का योज्य प्रतिलोम, 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? हमें केवल योज्य प्रतिलोम निकालते समय प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है। अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो। इसके प्लस की संख्या है तो इसका उत्तर माइनस में आएगा, -1/3। ये वाला माइनस आप इसके आगे भी लगा सकते हो, या सामने भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माइनस लगाना है बस आपने। सेम अगर बटे वाली संख्या में माइनस लगा हो, चौथा सवाल जैसे -2/7, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, -2/7 का योज्य प्रतिलोम, तब हम क्या बताएंगे? माइनस इसमें एक लगा हुआ है, उस माइनस को हटा दीजिए, 2/7। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि -3/-8 का योज्य प्रतिलोम, 2 बार माइनस लग गया, इसका योज्य प्रतिलोम अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? इसका योज्य प्रतिलोम कैसे निकाला जाएगा? देखो, 2 माइनस लगे हुए हैं, ये तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या एक्चुअल में प्लस की संख्या है। 2 माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये 3/8 बन जाएगा। और 3/8 का योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या है तो माइनस लगाकर लिखा जाएगा। ठीक है, -3/8। एक और इसमें सवाल आप कर लो, उसके बाद ये सारे सवाल कवर हो जाएंगे। जैसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 0 का योज्य प्रतिलोम, 0 का योज्य प्रतिलोम, 0 का योज्य प्रतिलोम बच्चों 0 ही होता है, इसके आगे हमें माइनस प्लस नहीं लगाना। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है, क्योंकि 0 के आगे हम प्लस माइनस नहीं लगाते होते। रीजन ये है कि ना तो 0 प्लस की संख्या होती है, ना 0 माइनस की संख्या होती है, 0 को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, 0 का योज्य प्रतिलोम 0। तो योज्य प्रतिलोम से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला इसमें टॉपिक है दूसरा, गुणन प्रतिलोम। दूसरा टॉपिक है हमारा, जैसे पहले हमने योज्य प्रतिलोम किया, बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पिछले टॉपिक की तरह ही। इसमें क्या करना होता है, जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि 3/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम क्या होगा?
इसका 3/2 का। तो हमें इस संख्या को पलटना है, 3/2 का 2/3 कर देना है। आई होप आपको समझ में आया। किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या के अंकों को, अगर वो संख्या बटा में लिखी हुई है, जैसे ये संख्या बटा में है, तो अंश और हर आपस में पलट जाएंगे, 3 नीचे 2 ऊपर। ओके, इस तरह से इस संख्या का गुणन प्रतिलोम निकल जाएगा। इसी में ही एक क्वेश्चन, जैसे ये तो बटा में दे रखा है, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। जैसे डायरेक्ट एक नंबर दे दिया, बटे में संख्या नहीं दे रखी, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। देखो, कोई भी संख्या अगर डायरेक्ट लिखी हुई है, उसके नीचे बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में सदैव उसके 1 होता ही है। बटा में इसके 1 है, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसके बटा में 1 होता है। 4/1 का गुणन प्रतिलोम निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमसे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 1 सही 1/3 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, 1 सही 1/3 का गुणन प्रतिलोम। तो पहले आप इस नंबर को सोल्व करोगे। ये वाला जो नंबर दिया हुआ है ये डायरेक्ट नंबर है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1 सही 1/3, इसको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये बन जाएगा 4/3। कहने का मतलब हमसे 4/3 का गुणन प्रतिलोम पूछा गया है और लिखा ये गया है कि 1 सही 1/3। तो हम इसका गुणन प्रतिलोम निकालेंगे 4/3 का, तो क्या आएगा 3/4। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1/3 का गुणन प्रतिलोम, 1/3 का गुणन प्रतिलोम। तब हम क्या बताएंगे, 1/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, 3/1 होगा। और बटा में अगर 1 है तो वो लिखा नहीं जाता, तो इसका आंसर 3 होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान दे लीजिए कि कई बार इन्हीं सवालों में से माइनस लगा के पूछा जाता है। -3/4 ये पूछ लिया कि -3/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, -3/4 का गुणन प्रतिलोम। तब आप क्या करोगे, माइनस को नहीं छेड़ना, माइनस के बजाय जो संख्या है उसके अलावा जो संख्या है उसका उल्टा करना है, 4/3। और वो माइनस आप ऊपर वाली संख्या के साथ लगा दो, नीचे वाली संख्या के साथ लगा दो, या आगे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3/4 का गुणन प्रतिलोम -4/3 होगा। एक सवाल आप इसमें और देख लीजिए, 5वां और 6वां सवाल। जैसे हमसे ये पूछ लिया कि 1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम, 1 का गुणन प्रतिलोम। 1 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का गुणन प्रतिलोम 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 का अगर हम इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम से संबंधित पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो बनता है क्वेश्चन योज्य तत्समक। क्या, योज्य तत्समक क्या होता है, ये समझाता हूं अभी। उससे अलावा एक टॉपिक और बनता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक होता क्या है ये समझो। योज्य तत्समक, जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, इस 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर 4 ही आए। 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर 3 ही आए। -8 में ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर -8 ही रहे, यानी उत्तर पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसी संख्या बता दो जो इस 4 में जोड़ने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप आराम से बता दोगे कि सर 4 में तो 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ही रहता है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 ही रहेगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है, योज्य तत्समक सदैव 0 होता है। योज्य तत्समक अगर पूछा जाता है तो याद रखना 0 होता है। सेम यही कंडीशन हमने इसमें लगानी है गुणन, इसमें गुणा के हिसाब से देखना है। 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें
कि 4 ही आंसर आए। 3 के साथ कौन सी संख्या का गुणा करें कि आंसर हमारा 3 ही रहे। 2/3 के साथ कौन सी संख्या का गुणा करें कि आंसर 2/3 ही रहे। तो यहाँ पर भी आपको पता लग गया होगा, गुणन तत्समक होता है गुणा करने पर वही रिजल्ट दे दे। 4 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, 4 एकम 4। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। 2/3 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/3 ही आएगा। अर्थात हमारा जो गुणन तत्समक है वो भी हमें पता लग गया। गुणन तत्समक क्या होगा, सदैव 1 होता है। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि योज्य तत्समक क्या होता है इसका मान बताओ, और गुणन तत्समक क्या होता है इसका मान बताओ। तो योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा अब एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर में से जो आपको याद करना है, समझना है, वो है गुणधर्म, संक्रियाओं के गुणधर्म। गुणधर्म किसके, संक्रियाओं के। हम अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ गुणधर्म है। सबसे पहले गुणधर्मों के नाम याद रख लो। एक पहला गुणधर्म तो है यहां पर हमारे पास क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ये क्या होता है, क्रम विनिमयता, इसमें क्या होता है, क्रम विनिमयता दो तरह की होगी, एक तो गुणा के लिए, एक जोड़ के लिए, योग के लिए। जैसे मैंने 3 संख्याओं को जोड़ा, सॉरी 5 संख्या, 5 और 8 को जोड़ा। 5 और 8 का जो जोड़ है वो 8 और 5 के जोड़ के बराबर है। दोनों पे कोई फर्क नहीं है। 5 का चाहे 8 से जोड़ कर दूं, चाहे 8 का 5 से जोड़ कर दूं, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो यह क्या हो गया, योग के लिए, योग के लिए क्रम विनिमयता है। इसमें विनिमयता, योग के लिए क्रम विनिमयता, योग के लिए क्रम विनिमयता। ऐसे ही अगर 3 + 2 कर दें तो 2 + 3 बराबर है। उल्टा कर दो जोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी योग के लिए क्रम विनिमयता है। ये भी क्या है, योग के लिए क्रम विनिमयता। दूसरा, अगर इसमें गुणा वाले क्वेश्चन देखें, जैसे 9 का गुणा मैं कर रहा हूं 3 से, और 3 का गुणा 9 से कर दूं, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमयता, क्रम पलटना, तो इसमें क्रम चेंज करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसको बोला जाता है गुणन के लिए, गुणन के लिए क्रम विनिमयता, गुणन के लिए क्रम विनिमयता। योग के लिए क्रम विनिमयता और गुणन के लिए क्रम विनिमयता। अगर आप नियम केवल लिख देते हो क्रम विनिमयता, तब भी वो सही माना जाएगा। बस हम योग और गुणा के लिए अलग अलग, इसको अलग अलग लिख रहे हैं, बाकी नियम सेम है। जैसे -3 का गुणा अगर -4 से कर दें और इसको पलट दें, -4 का गुणा -3 से, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये भी क्या है, हमारा गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम लागू हो रहा है। तो क्रम विनिमयता का नियम समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगला नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम है हमारा साहचर्यता का नियम या सहचारिता का नियम, जो आपको बोर्ड एग्जाम में याद रखना है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम सेकंड नियम है ये। साहचर्य नियम क्या होता है, साथ लेकर चलना। साहचर्य नियम, साथ लेकर चलना, इसको समझना। जैसे हमें एक संख्या, 3 संख्याएं दे रखी है, 5 + 3 और +9, तीनों का योग किया, 5 3 8 8 9 17। लेकिन इनमें से मैं ऐसे कर दूं कि 5 को तो अलग रख दिया और 3 और +9 को अलग जोड़ दिया। 5 और 3, 3 और 9 12, 12 में फिर 5 का जोड़ करें, तो आंसर जो आएगा वो आंसर 5 + 3 का योग पहले और प्लस में 9। तो इन दोनों ही आंसर्स में कोई फर्क नहीं है,
5 में हमने 3 और 9 का जोड़ करके जो आंसर आया उसको जोड़ा, 5 + 12 तो आंसर आएगा 17। और अगर 5 का 3 से योग पहले कर लें, 5 और 3 8, 8 में 9 जोड़ दें 17। तो ऐसा करने पे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो योग के लिए क्या होता है, ये साहचर्य नियम पालन हो रहा है इसमें। योग के लिए साहचर्य, योग के लिए साहचर्य, योग के लिए साहचर्य। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 9 + 11 +3, माइनस नहीं लगा सकते, माइनस के लिए ये नियम लागू नहीं होते, गुणा और योग के लिए ही लागू होते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसमें अगर मैं 9 का और 11 का योग पहले कर दूं और इधर 9 + 11 + 3, 11 + 3 के ऊपर ब्रैकेट लगाने का मतलब इनका योग अलग करना है, फिर 9 के अंदर जोड़ना है। 9 + 11 20, 20 और 3 23, और ये 11 और 3 14 है, 9 और 14 23। तो आंसर तो सेम आ रहा है। योग के अंदर ये साहचर्य नियम लागू हो रहा है, योग के लिए साहचर्य। ऐसे नियम की पहचान करने वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेम ये नियम गुणा के लिए भी लगता है। गुणा में क्या होता है, जैसे 5 × 3 × 8, एक क्वेश्चन आ गया 5 × 3 × 8, और इसमें से पहले दो संख्याओं का गुणा पहले कर दिया 5 × 3, फिर जो आंसर आया उसका 8 से गुणा किया है। इसका उल्टा भी हो सकता है, 5 × 3 × 8, तो 3 और 8 का गुणा पहले, तो इसमें क्या हुआ, आंसर सेम आएगा। गुणा करने पर हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसको हो जाएगा गुणन के लिए साहचर्य, गुणन के लिए साहचर्य। साहचर्य नियम ये होता है कि गुणन के लिए साहचर्य है। इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 3 × 4 × 9, इसमें 3 और 4 का पहले गुणा है, और 3 × 4 × 9, 4 और 9 का गुणा पहले कर लो इधर, तो 3 चौके 12, 12 निमे 108, इधर 4 निमे 36, 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 108 ही आएगा। अर्थात ये भी क्या हुआ, गुणन के लिए साहचर्य नियम हुआ, गुणन के लिए साहचर्य। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब आगे 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, जल्दी जल्दी वो कवर करवा देता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तीसरा नियम आपको याद रखना है इसमें, तीसरा नियम इसमें याद रखना है, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक ये क्या नियम है, इस नियम को समझिए। गुणन तत्समक में क्या होता है, अगर 3/4 एक संख्या है, उसके साथ 1 का गुणा कर दें तो, या फिर 1 के साथ 3/4 का गुणा कर दें, आंसर हमारा 3/4 ही आएगा। यानी जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उनमें अगर एक संख्या 1 है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी नियम को बोलते हैं गुणन तत्समक। हमारा आंसर दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, उनमें से एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या वो हमारा आंसर है, तो इसको बोलेंगे गुणन तत्समक। याद रह जाएगा कि जब हम कोई दो संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर उनमें से एक संख्या 1 है तो वो गुणन तत्समक का नियम लगता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 4/7 और गुणा में 1 बराबर में 1 × 4/7, तो आंसर हमारा 4/7 ही आएगा। दो संख्याओं का गुणा, उसमें से एक संख्या 1 आ रही है तो आंसर हमारा दूसरी संख्या हो जाती है, तो इसको बोलते हैं गुणन तत्समक नियम, या गुणन तत्समक का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर गुणन तत्समक है, वैसे ही एक नियम और आता है, योग तत्समक, योज्य तत्समक जिसे बोल सकते हैं हम, योज्य तत्समक। जो मैंने पीछे बताया था कि जीरो का योग, जीरो का योग, तो दो संख्याओं का योग करना है, जैसे 9 + 0 बराबर 0 + 9, उत्तर 9। इसको बोलेंगे योज्य तत्समक। क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। याद रह जाएगा।
योज्य तत्समक में जिन दो संख्याओं का योग कर रहे हैं उसमें एक संख्या 0 रहेगी। जैसे 4/3 प्लस 0 और 0 प्लस 4/3, आंसर हमारा 4/3 ही आएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, योज्य तत्समक इसमें यूज हो रहा है, योज्य तत्समक। ओके, आगे इसके बाद योज्य तत्समक और ये गुणन तत्समक दोनों चीजें हो गई है। इसके बाद एक योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, वो भी आप समझ लीजिए क्या होती है। छोटे से दो नियम हैं, आपको आराम से समझ में आएंगे। सबसे पहले गुणन प्रतिलोम समझ लेते हैं। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, अगर गुणन प्रतिलोम का नियम क्या है कि अगर हम किसी संख्या का गुणा उसके प्रतिलोम से करते हैं, जैसे 4/3 का गुणा 3/4 से करते हैं, तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम लग रहा है। और ऐसे ही अगर -3/4 का गुणा 4/-3 से कर रहे हैं, इसका उल्टा करना है, तो उसमें भी हमारा आंसर 1 ही आना है। इन दोनों में कौन सा नियम लग रहा है, गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम, सॉरी गुणन प्रतिलोम का नियम लग रहा है। इसे हम गुणनात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। ओके, और छठा नियम इसमें है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इसमें आंसर बराबर में 0 आएगा। जैसे 3 का योग -3 से कर दो तो आंसर 0 आएगा। -2/11 का योग 2/11 से कर दो, एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम है, तो आंसर 0 आ रहा है। जब आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर योज्य प्रतिलोम का नियम लग रहा है। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको आपने कवर करना था और मैंने आपको एक एक करके सारे कवर करवाए हैं। इनसे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा और नंबर इनका आपको आराम से मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।